नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात ऑटोमेटिक ट्रैक्टर की। जी हां, जो एक जूते के शोरूम के बाहर अचानक स्टार्ट हो गया अपने आप, और स्टार्ट होने के बाद क्या कुछ हुआ उसकी कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाएंगे और बताएं कि खुद ब खुद चलते हुए ये ट्रैक्टर शोरूम के अंदर घुसा, उसके बाद क्या कुछ हुआ ये डिटेल में आपको बताएंगे। पहले ये तस्वीरें देखिए, ये जो हरे रंग का सर्कल आप देख रहे हैं, ग्रीन सर्कल के अंदर ये दरअसल ट्रैक्टर है और यकीन मानिए इसके ऊपर कोई बैठा नहीं। आप तस्वीरों में साफ देख भी सकते हैं, इसे किसी ने स्टार्ट नहीं किया, ये अपने आप स्टार्ट हुआ। शुरू से आपको इस वीडियो को डिस्क्राइब करेंगे, बिना ड्राइवर के स्टार्ट हुए इस ट्रैक्टर की कहानी बताएंगे। दरअसल इस ट्रैक्टर ने शोरूम के कांच के गेट को तोड़ा, हालांकि यहीं तक ये रुक गया, नहीं तो आगे और भी नुकसान ये कर सकता था, किसी को घायल कर सकता था। ये गनीमत की बात रही कि यहां पर कोई घायल नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सामान का जरूर नुकसान हुआ है। हालांकि बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर को चलता देख शोरूम कर्मचारियों के पसीने छूट गए। मुश्किल किसी तरह से कूद फांद कर भागकर उन्होंने अपने आप को बचाया, फिर उसके बाद ट्रैक्टर को काबू करने की कोशिश की। अब इस वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो को आप देखिए, पहले ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, गेट के पास पहुंचकर एक एंगल से फंसकर वो कुछ देर रुका रहता है, लेकिन टॉर्क उसका काम कर रहा है, वो जोर लगा रहा है। और जब वो लोग पहुंचे वहां पर उसे रोकने के लिए, कर्मचारियों ने जैसे उसका स्टीयरिंग सीधा किया, वो आगे चल पड़ा और कांच का शीशा टूट गया, कांच का जो दरवाजा था वो टूट गया और इसके बाद जो पिछला टायर है वो फंस गया, नहीं तो ये और आगे जाता, लोगों को घायल भी कर सकता था। हालांकि अपने आप स्टार्ट हुए इस ट्रैक्टर के पीछे क्या कारण है, क्यों ये अपने आप स्टार्ट हो गया, कैसे हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और तस्वीरें जहां एक तरफ हैरान कर देने वाली है, दूसरी तरफ दिलचस्प और हास्यास्पद भी है कि अचानक ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, जबकि यह घटना गंभीर है, इसमें किसी को चोट भी आ सकती थी। और ये देखिए किस तरह से ट्रैक्टर अपने आप अंदर घुसा, फिर वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरह से भागकर उसे जाकर ऑफ किया, और लेकिन तब तक ट्रैक्टर ने अपना काम कर दिया था। बहुत मुश्किल किसी तरह से ये ट्रैक्टर ऑफ किया गया, बंद किया गया इसे, और बिना ड्राइवर के चलते इस ट्रैक्टर को एक कर्मचारी हक्का बक्का रह गए। भाग कर किसी तरह से उन्होंने ट्रैक्टर को काबू करने की कोशिश की, हालांकि तब तक वो शोरूम में घुस चुका था। और महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नाबालिग के मुंह में जलती लकड़ी डालने का यह मामला। जय गुरुदेव मानस आश्रम का संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। संचालक रमेश ठाकुर गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि बागबहारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे मामले में अब तक 3 सेवादारों और संचालक को गिरफ्तार किया। यहां पर एक नाबालिग के मुंह में जलती लकड़ी डालने का मामला है। के द्वारा उनको मारा गया है, उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डाल दी गई है, ये कहाँ की मानवता है? एकदम बिल्कुल गलत है। तो कैसे आपकी मौजूदगी में सारी चीजें हुई, बयान दे रहे हैं? मौजूदगी में नहीं हूँ, मैं अपने साधना कक्ष में था। ये लोग रात को इजाजत लिए 2-3 लड़कियों का भी उपचार करने को दे, तो जाग कर देना, फिर रात को सो जाना, ऐसा था। आश्रम में बालिका के साथ हुए मारपीट के मामले में आश्रम के संचालक की संलिप्तता पुलिस को घटना की जानकारी नहीं देने के कारण साक्ष्य छुपाने के आरोप में कल 2 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में एक खबर है कि वो गरियाबंद की किसी महिला की मृत्यु के संबंध में, तो उस संबंध में भी जांच चल रही है। जांच में जैसा तथ्य पाया जाएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस पूरी खबर में महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि ये जो संचालक है ये उसी आश्रम के संचालक है जिसकी गिरफ्तारी अभी हुई है, और बागबहारा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। संचालक से हमने बात की, उन्होंने कई बातें कही हैं जो खास तौर पर उस घटना से जुड़ी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हैवानियत उस आश्रम में हुई है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा था। हालांकि घटना को लेकर पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 सेवादारों के साथ इस जो संचालक है इसे भी बागबहारा पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में अभी और जांच चल रहे हैं। हालांकि जो इसके जांच करते हैं, जो जांच कर रहे हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि आगे भी जांच हो रहा है, और अगर जांच में अगर और भी कुछ खुलासे होते हैं तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए महासमुंद से शेख इमरान।
तो ये जो पूरा प्रकरण है, दरअसल यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि बच्चों की सुरक्षा का आखिर क्या होगा, जो दावे किए जाते हैं उन दावों का आखिर क्या होगा। और हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ इस वक्त है। और युगल, क्या कार्रवाई की जा रही है? जो नाबालिग के मुंह में जलती लकड़ी डाले जाने के आरोप लगे हैं, हालांकि सफाई तो दी जा रही है, लेकिन अभी एक्शन क्या लिया जा रहा है? महासमुंद पुलिस ने पूरे मामले पे 4 आरोपियों की गिरफ्तारी है वो की है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यही आ रही है कि जो नाबालिग है उसका उपचार जहां पे चल रहा है उसकी स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर अभय सिंह है जो उनका उपचार कर रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी है, बताया है कि कई जगहों पर जो दागने के निशान है, आग से जलाने के निशान है, साथ ही साथ कई जगह गंभीर चोटें भी आई है, शरीर के कई हिस्सों पर सूजन है। इसके अलावा जो किशोरी है वो मानसिक रूप से काफी जो पीड़ित है और डिप्रेशन पर चली गई है, तो इस वजह से उपचार करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, कई परेशानियां है वो आ रही है। लेकिन इस तरह के जो गंभीर मामले हैं जो प्रकाश में आए हैं और अपने आप में काफी दिल दहला देने वाली बात है कि सिर्फ भोग लगाने, प्रसाद लगाने के विवाद को लेकर के 3-4 जो सेवादार थे उन लोगों ने इस तरीके से क्रूरता का परिचय देते हुए उसे न सिर्फ लकड़ी से जलती हुई लकड़ी से दागा, बल्कि उन्हें गंभीर चोटें भी पहुंचाई। अब परिजनों ने इसकी शिकायत की थी। फिलहाल पुलिस ने सभी जो आरोपी हैं 4 उन्हें गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो किशोरी है उसकी स्थिति और भी नाजुक बनी हुई है। जी बिल्कुल युगल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। दरअसल महासमुंद से बड़ी खबर है कि नाबालिग को आग से जलाने और पीटने के मामले में नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। और पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी युगल जो जानकारी दे रहे थे उसमें यह बताया कि मामले पर डॉक्टर अभय सिंह ने भी बयान दिया और नाबालिग के शरीर पर कई जगह पर जलाए जाने के निशान हैं, शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और मानसिक रूप से भी नाबालिग डिप्रेशन में है। चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि काकेर से बड़ी खबर आ रही है और कार सवार 4 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। कल कार में आग लगने के बाद ये गायब हुए और चारों गायब हैं। आज रायपुर से डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंचेगी। चारामा फॉरेंसिक टीम को कार में मानवअंश मिले थे और आज एक बार फिर इसकी सघन जांच की जाएगी। डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर पहुंचेगी मदद के लिए और पुलिस की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि चारमा में पेड़ से टकराने के बाद जली हुई कार मिली थी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डॉक्टर्स की टीम जाएगी, वहां पर जांच करेगी। हालांकि मानवअंश होने के वहां पर कुछ साक्ष्य मिले थे और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ और सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाया जा सके। क्या कुछ इसके पीछे वजह है, कौन हो सकता है, या फिर ये जो दुर्घटना हुई है इसका मूल क्या रहा। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर है रायपुर से अब तक की। दरअसल हत्या के आरोपी को लेकर पुलिस ने जुलूस निकाला और आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर, कल रात कैंची से एक युवक की हत्या की थी। समता कॉलोनी में फर्स्ट ईयर के छात्र की हत्या की गई थी। रोहित यादव ने कैंची मारकर यह हत्या की थी और पैसे के लेन देन को लेकर अनबन हुई, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आजाद चौक थाना इलाके का यह पूरा मामला है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने आरोपी को लेकर सड़क पर जुलूस निकाला और ये जुलूस की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ इसके बारे में और डिटेल हमारे सहयोगी युगल से लेंगे, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। युगल, आरोपी को जुलूस निकालने के पीछे क्या मकसद है, क्या कह रही है पुलिस, ये जुलूस क्यों निकाला गया? जी देखिए, मामूली बातों को लेकर के इससे पहले भी चाकूबाजी की घटना है वो सामने आई है और कल की जो घटना थी, कैंची से एक युवक पर जो फर्स्ट ईयर की छात्र है उस पर जो है कैंची से हमला किया गया था। जांघ पर अधिक रक्तस्राव होने की वजह से जो कॉलेज का जो छात्र था उसकी मौत हो गई है और जुलूस निकालने का पीछे पुलिस का यही मकसद है कि इस तरह से जो आरोपी हैं अपने आप का वर्चस्व दिखाने के लिए या फिर इस तरह से जो अपने आप को साबित करने के लिए जो हत्या या फिर अन्य अपराध करते हैं, तो लोगों के मन में जो ये इन आरोपियों के प्रति है वो भय है वो खत्म हो। और जिस तरह से कैंची निकाल करके सीधा हमला किया गया है, तो ये कहा जा सकता है
कि आरोपियों के जो भय है उसको खत्म करने का प्रयास है वो पुलिस कर रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में रोहित यादव है जो कैंची से हमला किया था उसे गिरफ्तार कर लिया है। और ये पूरी जो घटना थी आजाद चौकी कॉलोनी के समता कॉलोनी का ये पूरा मामला था। और इस तरह से मामूली बातों को लेकर के छोटे छोटे जो टीनेजर्स हैं, युवा हैं, वो धारदार हथियारों का उपयोग करते हैं और सिर्फ पैसे की विवाद के चलते चाकू से हमला किया और एक जो युवक की जान है वो चली गई। जी, निश्चित रूप से मामला दुखद है, लेकिन ये जुलूस निकालकर ऐसे लोगों को संदेश देने का प्रयास है कि अपने शॉर्ट टेम्पर्ड होने का परिणाम आप किस तरह भुगत सकते, उसकी एक वानगी जरूर यहां पर देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल सुबह 11 बजे फिर एक बार सदन की कार्यवाही शुरू होगी। जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज का यह पूरा मामला, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अशासकीय संकल्प मेडिकल कॉलेज खोलने का अशासकीय संकल्प पारित किया गया है। और इस पूरे संकल्प के बाद अब कल 11 बजे जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होगी, कुछ और इस पर आगे डिटेल्स मिलेंगे, जो कि चर्चा होगी आगे कुछ और गंभीर विषयों पर। और सदन से जुड़ी हर एक अपडेट आपको लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज खोले जाने का अशासकीय संकल्प पारित कर दिया गया है। कल एक बार फिर 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। मंत्री अमरजीत भगत ने यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण कांग्रेस विधायक ने बिलासपुर में एम्स का भी मुद्दा उठाया कि बिलासपुर में एम्स कब खुलेगा और इसे खोला जाना चाहिए जल्द ही। जबकि बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस पर समर्थन किया और पूछा कि क्या सदन से एक शासकीय संकल्प भेजा जाएगा, जिसका जवाब टीएस सिंहदेव ने भी दिया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि इसका समर्थन किया जाता है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। दरअसल बिलासपुर में एम्स की आवश्यकता है और बिलासपुर में एम्स के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया गया है, टीएस सिंहदेव ने इसका जवाब देते हुए कहा। और एम्स खोले जाने के लिए सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। बिलासपुर में एम्स खोले जाने पर सहमति है। और रायपुर एम्स जहां बिस्तरों की कमी होने लगी है, अगर बिलासपुर में ऐसे में एम्स खुलता है तो स्वाभाविक है आसपास के राज्यों के जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को, बिलासपुर के लोगों को और प्रदेश की जनता को काफी लाभ होगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के प्रमुख बिंदु सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वर्ष 2020-21 का त्वरित एवं 2021-22 का अग्रिम विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 पटल पर प्रस्तुत किया गया। इस प्रकाशन के प्रमुख बिंदु में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 में 2,67,681 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 2,89,082 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस वर्ष विकास दर 8% होना अनुमानित है। और देवव्रत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवव्रत, चूंकि सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे एक बार फिर शुरू होगी, लेकिन एम्स का एक ऐसा विषय है जिस पर सत्ता पक्ष भी राजी है, विपक्ष भी उसका समर्थन कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पर कितना समय लग सकता है। केंद्र को पत्र लिखे जाने की भी जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। जी, फिलहाल
अभी बिलासपुर संभाग में एम्स खोले जाने की जो चर्चा है वो सदन में हुई है, लेकिन इस पर जो कार्रवाई है वो केवल कागजों में है। कहाँ जमीन होगी, कहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, कैसी सुविधाएं मिलेंगी और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद ही ये सभी चीजें डिसाइड होती है कि राज्य सरकार किस जगहों पर जो एम्स खोलने की अनुमति दे रहा है और क्या वो जगह जो है वो वहां के निवासियों के लिए मुफीद है। कई सारे तकनीकी पहलू होते हैं और उन तमाम तकनीकी पहलुओं के बाद ही किसी भी राज्य में एम्स खोलना तय होता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो राज्य सरकार की कोशिशों के बाद आगे बढ़ेगी। लेकिन आज सदन में एक और ऐलान हुआ है, एक अशासकीय संकल्प पारित हुआ है और यह अशासकीय संकल्प है जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर में मेडिकल कॉलेज खोलने का। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने यह अशासकीय संकल्प लाया था और एक तरह से आने वाले दिनों में एक नया मेडिकल कॉलेज जनता को मिलने वाला है। यह अशासकीय संकल्प जो है वो पारित हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही सदन से यह कहा कि इसकी घोषणा वो पहले ही कर चुके हैं और उसके बाद भी नारायण चंदेल ने यह अशासकीय संकल्प लाया है, लेकिन इसे सदन में पारित होना चाहिए क्योंकि कार्रवाई भी जो है इस पर तेजी से आगे बढ़ रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि एम्स आते तक के कितना समय लगेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन राज्य में मेडिकल कॉलेज खोलना, मेडिकल फैसिलिटीज देना ये राज्य सरकार के हाथों है। लिहाजा अशासकीय संकल्प आज पारित हुआ है जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द नया मेडिकल कॉलेज जो है वो प्रदेश को मिलने वाला है। देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका इस पर डिटेल्स देने के लिए और आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इंद्रावती भवन में मधुमक्खियों का हमला हुआ और धरना प्रदर्शन के दौरान मधुमक्खियों का यह हमला हुआ। 10 कर्मचारियों का अस्पताल में इसके लिए इलाज भी चल रहा है। आपको बता दें कि इंद्रावती अस्पताल में सभी घायल कर्मचारियों को भर्ती किया गया है और मधुमक्खियों के हमले से कर्मचारी यहां पर घायल हुए थे और इससे जुड़ी जानकारी मिल रही है कि जो घायल कर्मचारी हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और मधुमक्खियों के हमले से लोगों को काफी चोट आई है और संभव है कि इसका सीसीटीवी वीडियो भी हम आपको आगे दिखा पाएं। फिलहाल आपको बता दें कि ये रायपुर से बड़ी खबर जो है, इंद्रावती भवन में मधुमक्खियों का हमला हुआ और प्रदर्शन के दौरान मधुमक्खियों के हमले में 10 कर्मचारियों को चोट आई। घायल हुए हैं। मधुमक्खी के काटने से अचानक हम लोगों की संचालनीय कर्मचारी अधिकारी समिति आज एक धरना प्रदर्शन थी, तो उस धरना प्रदर्शन में हमने इंद्रावती गेट नंबर 3 से लेके महानदी भवन तक रैली गई और रैली से जब वापस आने के बाद में जब हम लोगों ने आभार व्यक्त कर रहा था उस समय मधुमक्खी ने हमला कर दिया, जिसमें 15-20 लोगों को लगभग काट। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। 12वीं अंग्रेजी की परीक्षा के दिन 10वीं का पेपर थमा दिया गया। द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल का यह पूरा मामला, घोर लापरवाही का यह पूरा मामला। 15 मिनट बाद गड़बड़ी की जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद प्रबंधन ने दोबारा पर्चा बांटा। अब ये किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, कहां से हुई, इस पर और डिटेल्स हम जानने का प्रयास करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर। इमरान, 12वीं का पेपर 10वीं का प्रश्न पत्र दे दिया गया, ये तो घोर लापरवाही है। जी, काफी बड़ी लापरवाही है और ये पूरा मामला द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल का है, जिसे परीक्षा केंद्र बनाया गया था और यहाँ 12वीं के बच्चे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने बैठे हुए थे और पहले ही दिन अंग्रेजी का परीक्षा निर्धारित था। प्रबंधक ने छात्रों को 10वीं का पेपर थमा दिया और जब गड़बड़ी की भनक लगी तो 15 मिनट बाद प्रबंधक खड़बड़ाया और दोबारा नए सिरे से पर्चे बांटे गए और इस प्रक्रिया में लगभग 1 घंटे लग गए और 1 घंटे मशक्कत के बाद 12वीं का पर्चा लाया गया और इस लापरवाही के चलते 12वीं के छात्र का 1 घंटा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके अलावा 27 मार्च को 27 मार्च को 10वीं का पेपर है, लेकिन उससे पहले 10वीं का पर्चा 3 दिन पहले ही लीक हो गया, यानी खुल गया, बच्चों के सामने आ गया और परिणाम प्रभावित होने की आशंका जाहिर होते देख श्रद्धा पब्लिक स्कूल के जो 12वीं के छात्रों ने भुवनेश्वर स्थित सीबीएसई बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर से इसकी शिकायत की और मामले की लिपापोती की कोशिश के बीच लापरवाही की भनक शिक्षा विभाग को लगी, तो अब शिक्षा विभाग भी जांच करने की बात कह रही है। हालांकि इस मामले में जो संस्था है द्रोणाचार्य जो स्कूल है वहां के प्रबंधकों का अब तक कोई बात सामने नहीं आया। नहीं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस लापरवाही को छुपाने की कोशिश की गई है। अब 27 मार्च को 10वीं के पेपर पहले 3 दिन पहले ही खुल जाना एक बड़ी लापरवाही है। अब देखना होगा कि जो लापरवाही बरती गई है इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होता है। जी इमरान,
स्वाभाविक है कि जो एग्जाम भी होना है उसके अगर क्वेश्चन पेपर पहले ही ओपन हो जाते हैं तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी लापरवाही है। ठीक है, अगर इस स्थिति को लेकर बच्चों को नुकसान ना हो तो बेहतर होगा। इसके लिए उम्मीद करते हैं कि बोर्ड इस पर जरूर कोई एक्शन लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री मितान योजना फायदेमंद साबित हो रही है। शादी के कुछ ही दिनों बाद घर पर मैरिज सर्टिफिकेट मिलने पर बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांशी रावत और ध्रुवादित्य भगनानी ने सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद किया। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल को इसके लिए उन्होंने धन्यवाद करते हुए एक वीडियो जारी किया है। और आपको बता दें कि चक दे इंडिया की कोमल चौटाला ने बिलासपुर में ध्रुवादित्य भगवनानी के साथ फरवरी में शादी की थी और दोनों ने एक वीडियो जारी कर सरकार की इस योजना की तारीफ की है। सेवा पहुंची आपके द्वार और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट हमारे पास है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जितनी जल्दी मेरी शादी नहीं हुई उतनी जल्दी मेरी शादी का सर्टिफिकेट बना दिया सरकार ने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और मुख्यमंत्री मितान योजना जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है कि इतनी आसानी से मैरिज सर्टिफिकेट आप घर तक बना के दे रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंगेली पहुंचे संत पदयात्रा का हिंदू संगठनों और नागरिकों ने स्वागत किया। और आपको बता दें कि लोरमी मुंगेली मुख्य मार्ग पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में मौजूद लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू समाज को एकजुट करने, धर्मांतरण रोकने, अखंड भारत जैसे विषयों पर संतों ने संबोधन दिया। इस मौके पर पदयात्रा के संयोजक महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास ने कहा कि धर्मांतरण पर लगाम लगे, इस उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा के दौरान गरीब, पिछड़े, निर्धन, दलित सभी वर्गों के घर जाकर भोजन पानी किया जा रहा है और जिससे समाज में समरसता का भाव पैदा हो। दरअसल संत पदयात्रा में जो मुख्य लक्ष्य है वो ये कि धर्मांतरण किसी भी परिस्थिति में ना हो और लालच देकर या मजबूरी का फायदा उठाकर यदि किसी का धर्मांतरण करवाया जा रहा है वो न हो, इसके लिए ये पदयात्रा निकाली गई। और संत पदयात्रा में एक सभा का आयोजन किया गया और समाज के हर तबके के लोगों के साथ संपर्क किया जा रहा है। किसी को यदि कोई समस्या है उससे उसकी समस्या को सुनकर उसके संदर्भ में कैसे निवारण किया जा सकता है ये भी उन्हें प्रेषित किया जा रहा है। सब हमारे अपने भाई हैं, सहोदर हैं हम लोग, बशर्ते विदेशी मानसिकता के लोग जब से अंग्रेजों लोग आए हमको जातिवाद में बांटने का दुस्साहस किया, प्रयास किया। और आज भी नेताओं के चक्कर में उस जातियों को बढ़ावा दे करके आपस में लड़ाने का, अगड़ा पीछा करके लड़ाने का जो काम किया जा रहा है उस संदेश को लेकर के आए हैं कि हम सब एक हैं, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया है, मन खे एक है। ये संदेश लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी तरह का कोई राजनीति का कोई चांस नहीं है। हम किसी को, हम सबको आह्वान किए हैं, जो हमारे साथ रहेगा उसका हम साथ ले रहे हैं। अब इसमें किसी को नफा नुकसान हो जाए तो उसकी समस्या है, हमारी नहीं। हम तो सनातन की रक्षा करने निकले। और खबरें जारी रहेंगी, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।